सीजन 2 के आखिर में हमने देखा कि सियोंग ने सभी खिलाड़ियों के साथ मिलकर गार्डों पर हमला कर दिया था, लेकिन उनकी गोलियां खत्म हो गई थी। इस वजह से उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा, लेकिन गार्डों ने उन सभी को गोली मारकर मार डाला। इसके बाद सीजन 3 शुरू होता है, जहां गार्ड 11 एक आदमी पार्क को गोली मार देती है और उससे कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो, और पार्क अपनी आंखें बंद कर लेता है। असल में गार्ड 11 उसे बचाना चाहती थी। इसके बाद वह सभी लाशों को ताबूत में डालते हैं। तभी वहाँ एक गार्ड आकर न्यूल से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। न्यूल उससे कहती है कि मुझे भी देखना है कि इन लाशों के साथ क्या किया जाता है। वो गार्ड मान जाता है। इसके बाद गार्ड हॉल में एक ताबूत लेकर आते हैं। सभी लोग उस ताबूत के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। कैट उस ताबूत को खोलती है जिसमें सियोंग था। कैट उसे चेक करती है, जो कि अभी जिंदा था। सियोंग को जब होश आता है तो वह कैट से बाकी सब लोगों के बारे में पूछता है, तो वह बताती है कि सब मर चुके हैं। सियोंग काफी टूट जाता है। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और उन्हें बताते हैं कि कल रात कुल 35 लोग खत्म हुए हैं और अब खेल में कुल 60 लोग रह गए हैं और इनाम की रकम 49.6 अरब वन हो चुकी है। हर खिलाड़ी के हिस्से 66 करोड़ वन आएंगे। वह उन्हें फिर से वोटिंग करने को कहते हैं। सियोंग उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे जिंदा क्यों रखा है, मुझे भी मार डालो। सियोंग काफी टूट चुका था क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया था। यह सब फ्रंटमैन भी देख रहा होता है। तभी उसे जहाज के कप्तान का कॉल आता है। वो फ्रंटमैन से कहता है कि मैं अधिकारी हवांग को और नहीं रोक सकता। फ्रंटमैन कहता है कि खेल खत्म होने तक उसे यहाँ आने से रोको। कप्तान कहता है कि अगर मामला हाथ से निकल जाए तो। फ्रंटमैन कहता है तो उसे खत्म कर देना। इस तरफ वोटिंग फिर से शुरू होती है। पहली बारी सियोंग की होती है, लेकिन वह वोट नहीं देता क्योंकि गार्ड्स ने उसे हथकड़ी से बांधा हुआ था, इसीलिए उसका वोट नहीं गिना जाता। सभी लोग फिर से वोटिंग करते हैं और अभी भी खेल खेलने वालों की वोट ज्यादा थे। इसके बाद गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। फिर वो वाले खिलाड़ी सियोंग से कहते हैं कि एक्स वालों को यहाँ से ले जाकर मरवा देने के लिए धन्यवाद। इस वजह से इनाम की रकम भी बढ़ गई और तुम्हारी वजह से हम वोटिंग भी जीत गए। सियोंग काफी टूटा हुआ था, इसलिए वह कोई जवाब नहीं देता। इस तरफ वह गार्ड न्यूल को लेकर उस जगह आता है जहां पर वे लोग लाशों के अंग निकालते थे। यहाँ वे लोग पार्क की तलाश से अंग निकालने वाले थे, लेकिन न्यूल उस गार्ड को धक्का देकर वहां से बंदूक उठा लेती है और सबको गोली मार देती है और डॉक्टर को बंदूक दिखाकर पार्क का इलाज करने को कहती है। डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू करता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसका खून काफी बह चुका है, हमें खून की जरूरत है। न्यूल कहती है कि तुम मेरा खून ले लो। इसके बाद गार्ड सबके लिए खाना लेकर आते हैं। गियोन की माँ जुनही को खाना देती है और उससे कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम जानते हैं कि तुम हमें बस बचाना चाह रही थी। कैट कहती है मुझे माफ करना, मुझे किसी भी तरह मैगजीन बाहर ले आनी चाहिए थी। गियोन कहता है कि तुम माफी क्यों मांग रही हो, ये सारी गलती तो कांग की है। वो मैगजीन लेने तो आया था, लेकिन डर के मारे वापस नहीं गया था। ये सुनकर सियोंग को कांग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ अधिकारी हवांग और उसुक एक साथ बैठे होते हैं। उसुक बताता है कि मुझे लगता है कि ड्रोन खराब होने में कप्तान का हाथ है, क्योंकि उस दिन जब मैं बाहर चेक करने गया था तो मैंने वहां उसके हाथ में एक पेचकस देखा था। लेकिन हवांग कहता है कि वो हमारी मदद कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अगले दिन जब सुबह सब उठते हैं, कांग जब उठता है तो वो देखता है कि सियोंग उसे काफी गुस्से से घूर रहा होता है, मानो कि वो उसे अभी जान से मार दे। इसके बाद फ्रंटमैन को बताया जाता है कि सभी वीआईपी आ चुके हैं। फ्रंटमैन वहां से चला जाता है। इस तरफ जब सभी खिलाड़ी खेल हॉल जाने के लिए बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि खेल वालों ने सभी खिलाड़ियों की लाशों को लटकाया हुआ था। सियोंग अपने दोस्त की लाश को देखता है और उसे कांग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कांग काफी डर जाता है। इसके बाद वे सब लोग खेल हॉल में पहुंचते हैं, जहां सभी खिलाड़ियों को 2 टीमों में बांटा जाएगा और सामने पड़ी गेंदों से तय किया जाएगा कि कौन किस टीम में जाएगा। इसके बाद सब अपनी अपनी गेंदें निकालते हैं। कांग, कैट और गियोन ब्लू टीम में होते हैं। गियोन की माँ सियोंग और जुनही रेड टीम में होते हैं और इस खेल का नाम है हाइड एंड सीक। गार्ड्स खेल के नियम समझाते हैं, जिसमें ब्लू टीम को 30 मिनट के अंदर बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा या फिर टीम रेड से बचते हुए खेल खत्म होने तक छुपे रहना होगा, और टीम रेड को 30 मिनट के अंदर टीम ब्लू के खिलाड़ियों को मारना होगा। अगर कोई टीम रेड का खिलाड़ी किसी भी ब्लू टीम वाले को ना मार पाया तो उसे खेल से खत्म कर दिया जाएगा। टीम ब्लू के हर खिलाड़ी को एक एक चाबी दी जाती है, जिससे वो खेल क्षेत्र के दरवाजे खोलकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई दरवाजा एक बार खुल गया तो वो दोबारा बंद नहीं होगा। और टीम रेड को एक एक चाकू दिया जाता है
ये देखकर ब्लू टीम काफी घबरा जाती है। गार्ड्स बताते हैं कि अगर कोई अपनी टीम से खुश नहीं है तो खेल शुरू होने से पहले आप सामने वाली टीम के किसी भी खिलाड़ी से अपनी टीम बदल सकते हैं। अगर वो खिलाड़ी राजी है तो यहाँ कांग काफी डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि सियोंग अब उसे मार डालेगा। इसके बाद सब एक दूसरे से टीम बदलने लगते हैं। जैक जुनही से कहता है तुम किसी की जान नहीं ले सकती, इसलिए तुम मुझसे टीम चेंज कर लो और तुम बस छुपे रहना, मैं किसी ब्लू टीम वाले को मारकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जूनी ही मान जाती है। ग्योन अपनी माँ के साथ टीम चेंज कर लेता है। कांग यहाँ सबसे काफी विनती करता है लेकिन कोई भी उसके साथ टीम चेंज नहीं कर रहा था क्योंकि सबको पता था कि सियोंग उसे ही मारेगा। गुस्से में कांग कहता है कि मुझे घूरना बंद करो, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे उस घटिया प्लान की वजह से सब मरे हैं, सारी गलती तुम्हारी है। तभी एक गार्ड वहां आकर उसे रोक देता है। दूसरी तरफ हम अधिकारी हवांग को देखते हैं जो एक नए ड्रोन ऑपरेटर के साथ फिर से द्वीप की तलाश में निकलने वाला था। वह उसुक को कॉल करता है। उसुक कहता है तुम लोग निकलो, मैं बाद में आऊंगा। इसके बाद अधिकारी हवांग चला जाता है। उसुक इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसे कप्तान पर शक था, इसीलिए वह उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वही रुक गया था। इस तरफ सभी ब्लू टीम को पहले खेल क्षेत्र में भेजा जाता है। अंदर जाने पर उन्हें 2 मिनट का समय दिया जाता है छुपने के लिए। वे सब तय करते हैं कि जिसे भी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिलेगा वो सबको बताएगा। इसके बाद वे सब छुप जाते हैं। योन की माँ जुनही और कैट एक साथ चले जाते हैं। बाहर थेनोस का दोस्त जैक से कहता है कि हम मिलकर टीम बनाकर खेलते हैं क्योंकि ब्लू टीम वाले खुद को बचाने के लिए हमें जरूर मारेंगे, इसलिए हमें मिलकर खेलना चाहिए। जैक मान जाता है। अब समय खत्म हो जाता है और अब रेड टीम अंदर चली जाती है। यहाँ सियोंग काफी गुस्से में होता है और कहता है सब तुम्हारी गलती है और इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाती है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में रेड टीम खेल क्षेत्र में आ जाती है। खेल शुरू हो जाती है और उन्हें 30 मिनट का समय मिलता है जिसमें उन सबको ब्लू टीम के किसी न किसी एक खिलाड़ी को जरूर मारना है खत्म होने से बचने के लिए। इसलिए वे सब ब्लू टीम को ढूंढने लग जाते हैं। या सियोंग एक ब्लू टीम के खिलाड़ी को मारने चला जाता है और हम जानते हैं कि वो खिलाड़ी कौन है। सभी ब्लू खिलाड़ी रेड खिलाड़ियों से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और उनके पास जो चाबियां होती है उनसे दरवाजा खोलकर छिपने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ हर दरवाजे की 3 तरह की चाबियां थी, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल, यानी कि कोई एक खिलाड़ी हर दरवाजा नहीं खोल सकता। यहाँ कैट, जुनही और गियोन की माँ, उन तीनों के पास तीनों किस्म की चाबियां थी। इस तरफ सियोंग को कांग दिख जाता है। वह उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन जब वो उसके पास उसे मारने के लिए जाता है तो वहां पर कोई और खिलाड़ी था। सियोंग उसे नहीं मारता। वो नीचे देखता है जहां कांग खड़ा हुआ था और काफी डरा हुआ था। कांग वहां से भाग जाता है। यहाँ जैक और थेनोस का दोस्त तय करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारेंगे, जिससे होगा ये कि ब्लू टीम के खिलाड़ी भी ज्यादा मर जाएंगे और रेड टीम के खिलाड़ी भी ब्लू टीम के खिलाड़ी को ना मारने पर खत्म हो जाएंगे और इनाम की रकम काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए वे दोनों काफी ब्लू खिलाड़ियों को मारने लग जाते हैं। वे दोनों पागलों की तरह सबको मारने लग जाते हैं। इस तरफ कैट, जुनही और गियोन की माँ बच के भाग रहे होते हैं। तभी जुनही नीचे गिर जाती है और सामने एक रेड खिलाड़ी आ जाता है। कैट उसे बचाने के लिए उससे लड़ने लगती है और वह उसी के चाकू से उसे मार डालती है। वे तीनों बचते हुए कमरे में आ जाते हैं। जुनही के पैर पर चोट लग गई थी जिस वजह से वह चल नहीं पा रही थी, जिस वजह से वे सब उसी कमरे में रुकने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ कांग के पीछे एक रेड खिलाड़ी पड़ जाता है। वह भागते हुए सीढ़ियों तक आ जाता है। रेड खिलाड़ी उसे मारने ही वाला था लेकिन कांग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है जिससे वह मर जाता है और कांग उसका चाकू अपने पास रख लेता है ताकि वहां से भाग जाता है। और इस तरफ तांत्रिक कुछ खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ रही होती है। वो एक कमरे का दरवाजा खोलती है लेकिन साथ ही बाहर आ जाती है और वहां से जैक और थेनोस का दोस्त आ जाते हैं और सबको जान से मार देते हैं। लेकिन तांत्रिक वहां से बच के भाग जाती है। रास्ते में वो कांग से टकरा जाती है। कांग वहां से भाग जाता है और तभी उसके सामने सियोंग आ जाता है। वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे पता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। वो बताती है कि उसका पैर लंगड़ा है और वो खून के निशान छोड़ते हुए उस तरफ जा रहा है, इसलिए सियोंग उसे छोड़ के कांग के पीछे चला जाता है। तभी उसके पास मिनसू आ जाता है जिससे बचने के लिए वो एक कमरे में चली जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ एक एग्जिट लिखा हुआ था, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि इसे खोलने के लिए 3 किस्मों की चाबियां चाहिए होती है। अब खेल में सिर्फ 10 मिनट रह जाते हैं और यहाँ गियोन ने अभी तक एक भी खिलाड़ी को नहीं मारा था। इस तरफ जुनही को प्रसव पीड़ा होने लग जाती है और खेल में ही उसका बच्चा हो जाता है, जिसे देख के वे सब काफी भावुक हो जाते हैं। तभी वहां पर एक रेड खिलाड़ी आ जाता है। वो कैट को मारने लगता है लेकिन कैट उससे लड़ते हुए एक कमरे में आ जाती है जहां आकर वो उसे मार देती है। तभी उसकी नजर पीछे दरवाजे पर पड़ती है जहां पर एग्जिट लिखा हुआ था। वो तीनों चाबियां लगाकर दरवाजा खोल लेती है
वह वापस से उन दोनों को बताने जाता है। वह उन्हें बताता है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तभी पीछे से कोई उसे मार देता है और वह जैक था। ये देखकर जुनही को काफी बुरा लगता है। जैक जुनही के हाथ में बच्चे को देखकर भावुक हो जाता है और दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है। गियोन की माँ कैट की आंखें बंद कर देती है। यहाँ खिलाड़ी रेड खिलाड़ियों को देखकर मरने का नाटक करता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो वाकई मरा हुआ है, इसलिए वे वहां से चले जाते हैं। इस तरफ तांत्रिक चाबियां ढूंढते हुए खिलाड़ी सो तक आ जाती है और उसकी चाबियां लेने लगती है, लेकिन तभी वो उठ जाता है। तांत्रिक उसे लेके एग्जिट रूम तक आती है। खिलाड़ी अपनी दोनों चाबियां दरवाजे में लगा देता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी फिर तांत्रिक अपनी चाबी लगाती है और दरवाजा खोल लेती है, लेकिन तभी वह आदमी उसे धक्का देकर और एक चाबी निकालकर खुद अंदर चला जाता है और तांत्रिक चिल्लाती रह जाती है। दूसरी तरफ सियोंग कांग के खून का पीछा करते करते सीढ़ियों तक आ जाता है, जहां वो दरवाजे के पीछे कांग को देख लेता है। कांग डर के मारे रोने लग जाता है और सियोंग से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं वाकई में वो मैगजीन लाने वाला था। मैंने सभी मैगजीन इकट्ठा भी कर ली थी, लेकिन मैं बहुत डर गया था। सियोंग उसे कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, सब लोग तुम्हारी वजह से मरे हैं। कांग उससे काफी माफी मांगता है। सियोंग उसे मारते मारते रुक जाता है, लेकिन तभी कांग अपने चाकू से सियोंग पर हमला कर देता है और उसे कहता है कि तुमने सबकी जान ली है, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सुनकर सियोंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लग जाता है, लेकिन कांग उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। सियोंग भी उसके पीछे आ जाता है और कांग वहां से आगे नहीं जा पाता। सियोंग उसे काफी मारता है और उसका गला दबा के उसे जान से मार देता है। ये सब फ्रंटमैन भी देख रहा होता है। अब सिर्फ 3 मिनट रह जाते हैं। इस तरफ मिन्सू तांत्रिक को मार देता है, दूसरी तरफ गियोन की माँ और जुनही सभी चाबियों को लेकर एग्जिट रूम तक आ जाती है। गियोन की माँ चाबियां लगाती है, लेकिन तभी वहां पर गियोन आ जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मैं अभी तक किसी को भी नहीं मार पाया। उसकी माँ कहती है कि तुम मुझे मार डालो, लेकिन गियोन अपनी माँ को नहीं मार पाता। इसी बीच जुनही दरवाजा खोल के यहाँ से जाने लगती है, लेकिन गियोन उसे रोक लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी पीछे से गियोन की माँ उसे ही चाकू से मार देती है, जिसके साथ ही समय पूरा हो जाता है और खेल खत्म हो जाती है। गियोन की माँ काफी ज्यादा रोती है, जिसके बाद गार्ड्स गियोन को गोली मारकर मार देते हैं। इस तरफ सियोंग सोचता है कि सब लोग उसी की वजह से मरे हैं, इसलिए वो चाकू से आत्महत्या करने लगता है, लेकिन गार्ड्स वहां आके उसे रोक देते हैं और उसे मार के बेहोश कर देते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 भी एंड हो जाती है। एपिसोड 3 स्टार्ट होती है और गार्ड्स आकर सभी खत्म हुए खिलाड़ियों की लाशों को ले जाने लगते हैं और उन सभी खिलाड़ियों को गोली मारकर मार देते हैं जिन्होंने काम पूरा नहीं किया। और ये गार्ड्स नहीं बल्कि वीआईपी थे जो मजे से लेने के लिए उन लोगों को मार रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉल में, जहां सभी बचे हुए खिलाड़ी वापस आ जाते हैं। इधर थेनोस के दोस्त की ड्रग्स गुम गई थी। वो गार्ड्स से कहता है कि मेरी कुछ जरूरी चीज खेल क्षेत्र में रह गई है, मुझे वापस जाने दो, लेकिन गार्ड्स उसे नहीं जाने देते और हम देखते हैं कि वो ड्रग्स मिन्सू ने उठा ली होती है। खेल वालों ने सियोंग को फिर से हथकड़ी से बांध दिया होता है। इसके बाद हम न्यूल को देखते हैं। वो पार्क को अपना खून दे देती है, डॉक्टर उसका इलाज कर देता है। पार्क को जैसे ही होश आती है तो न्यूल उस डॉक्टर को गोली मारकर जान से मार देती है। वो उस डॉक्टर का सूट पार्क को पहना देती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। पार्क उसे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। न्यूल कोई जवाब नहीं देती और उसे गार्ड 16 यानी उस डॉक्टर के कमरे में भेज देती है। दूसरी तरफ गार्ड्स हॉल में आते हैं और उन्हें चौथे खेल का रिजल्ट बताते हैं। वो बताते हैं कि चौथे खेल में कुल 35 लोग खत्म हुए हैं, अब बाकी 25 खिलाड़ी खेल में बचे हैं और इनाम की रकम 43.1 अरब वन हो चुकी है और हर एक खिलाड़ी के हिस्से में 1.7 अरब वन आएंगे। इसके बाद वोटिंग फिर से शुरू होती है। अब वोटिंग छोटे नंबर से शुरू होती है, सब अपना वोट देने लगते हैं। इधर थेनोस का दोस्त एक्स दबा देता है, लेकिन इस बार मिन्सू ड्रग्स के नशे में वो दबा देता है। अभी भी काफी सारे लालची लोग खेल जारी रखने के लिए वोट दे रहे थे। तब गियोन की माँ सबसे विनती करती है कि खेल को यही रोक दो, अगर तुम सबको ये पैसे कम लग रहे हैं तो तुम सब मेरे पैसे भी रख लेना, मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि यह माँ बच्चा ये सही सलामत यहाँ से चली जाए, मैं आप सबके आगे भीख मांगती हूँ। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और इस तरह खेल खेलने वालों के वोट्स ज्यादा हो जाते हैं। आखिरी वोट सियोंग का था, लेकिन वो इस बार भी वोट नहीं करता। इसके बाद गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। इस तरफ गार्ड्स ऑपरेटिंग रूम में आते हैं, जहां न्यूल गार्ड्स को मार कर गई थी। उन्हें वहां 3 गार्ड्स की लाशें मिलती है
उनमें से एक गार्ड अपने लीडर को बताता है कि हमें यहाँ पर 3 गार्ड्स की लाशें मिली है और हमें लगता है कि ये काम गार्ड 16 यानी डॉक्टर ने किया है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर लीडर कंट्रोल रूम में जाता है और गार्ड 16 के कमरे की फुटेज देखता है जो कि कमरे में ही होता है। जिसके बाद लीडर अपने कमरे में जाकर गार्ड्स को आदेश देता है कि लाइट्स बंद होते ही नंबर 16 को मेरे पास लेकर आओ और पता करो कि नंबर 16 कहाँ है। और तभी नंबर 11 वहां आ जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। लीडर उससे पूछता है कि ऑपरेशन टीम को तुमने ही मारा है ना न्यूल? वो कहती है हाँ। वो कहता है कि ऐसा करके तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। लेकिन न्यूल कहती है कि इस वक्त जान आपकी खतरे में है। लीडर कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? वो कहती है कि मुझे और गार्ड 16 को यहाँ से निकालो। लीडर कहता है कि तुम उस डॉक्टर को क्यों बचाना चाहती हो? वो कहती है कि इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सीन शिफ्ट होता है नाव पर जहां अधिकारी हवांग को उसुक बताता है कि मैंने कप्तान की जानकारी निकाली है और मुझे पता चला है कि उसका घर उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पर किसी को भी इस कप्तान का नहीं पता कि वह कौन है और कहां से आया है। लेकिन अधिकारी हवांग कहता है कि लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि कप्तान ने ही वो ड्रोन खराब किया हो। उसुक कहता है कि मैं उसके घर जाकर पता करता हूँ, तब तक तुम कप्तान पर नजर रखना। कॉल कट करने के बाद हवांग ड्रोन के मॉनिटर पर देखता है जहां उसे वो द्वीप दिख जाता है जहां पर फ्रंटमैन ने उसे गोली मारी थी। वो कप्तान से कहता है कि नाव को उस द्वीप के पास लेकर चले। कप्तान कहता है कि चट्टानों के पास जाना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन अधिकारी हवांग के कहने पर उसे मानना पड़ता है। इधर खेल में गियोन की माँ जुनही को खाना देती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपने बच्चे के लिए खाना होगा। जुनही कहती है कि मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपने अपने बेटे को मार दिया। गियोन की माँ कहती है ऐसा मत सोचो, अब से तुम्हें सिर्फ इस बच्चे के बारे में सोचना होगा। इस तरफ अधिकारी हवांग उस द्वीप तक पहुंच जाता है। वो थोड़े आगे जाता है जहां फ्रंटमैन ने उसे गोली मारी थी। वो अपनी टीम को बताता है कि यही वह द्वीप है जहां पर मुझे गोली लगी थी और खेल वाला द्वीप भी यही है। उसकी टीम का एक सदस्य उसे फिलहाल वापस आने का कहता है। दूसरी तरफ खेल में गियोन की माँ सियोंग के पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को जिम्मेदार ठहराना छोड़ दो। जिंदगी बहुत अनफेयर है, मैंने अपने ही बेटे को अपने हाथों से मार डाला। वह रोने लग जाती है। वो सियोंग से कहती है कि जुनही और उसके बच्चे को यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो। लेकिन सियोंग कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। वह उससे काफ़ी विनती करती है कि जुनही और उसके बच्चे को बचा लो। दूसरी तरफ उसुक अपने एक साथी के साथ कप्तान के घर चला जाता है। वह अकेला ही अंदर जाता है। अंदर जाते ही एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। उसुक जल्दी से दरवाज़ा तोड़ के अंदर चला जाता है जहाँ दीवार पर उसे कप्तान की तस्वीरें दिखती है जिसमें वह उस भर्ती करने वाले के साथ होता है जो सबको खेल में आने का निमंत्रण काट देता था। अभी वो ये देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से वो कुत्ता आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो घर से बाहर आता है, तभी उसकी नज़र कुत्ते के घर पर पड़ती है। वह उसे पीछे करके देखता है जहाँ ज़मीन में उसे काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं और एक बैग में गुलाबी सैनिकों का सूट भी मिलता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। इधर लीडर गार्ड 11 को बाहर जाने की चाबी दे देता है। लीडर गार्ड से कहता है कि ऑपरेशन रूम में दोबारा जाकर चेक करो, मुझे लग रहा है कि हमसे ज़रूर कुछ छूट रहा है। फिर गार्ड्स वहाँ चेक करने जाते हैं जहाँ वह उस खिलाड़ी की लाश को स्कैन करते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये गार्ड नंबर 16 है, यानी कि डॉक्टर। वो लीडर को बताता है कि नंबर 16 तो मर चुका है, ये ज़रूर नंबर 11 का काम है। उसने एक खिलाड़ी 246 के कपड़े डॉक्टर को पहना दिए हैं। लीडर समझ जाता है कि वो गार्ड 16 नहीं बल्कि खिलाड़ी 246 है। रात को गार्ड्स एक ताबूत लेकर हॉल में आते हैं। वो देखते हैं कि गियोन की मां ने आत्महत्या कर ली है। ये देखकर सियोंग और जुनही काफ़ी रोते हैं, जिसके बाद गार्ड्स उनकी लाश को ताबूत में डालकर ले जाते हैं। अगले दिन सभी फिर से खेल हॉल में जाने लगते हैं। जुनही अपने बच्चों को वहीं छोड़कर जाने लगती है, लेकिन वो रोने लग जाता है, जिस वजह से वह उसे अपने साथ ही खेल हॉल में ले आती है। यहाँ सियोंग जुनही से उसका बच्चा पकड़ लेता है क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। इसके बाद से सब खेल क्षेत्र में आ जाते हैं। अब उन्हें खेल के बारे में बताया जाता है। इस खेल का नाम है जंप रोप। इसमें उन्हें 20 मिनट के अंदर उस पार जाना होगा बिना रस्सी को छुए, और कौन पहले जाएगा ये वे आपस में तय कर सकते हैं। वीआईपी भी उन्हें देख रहे होते हैं।
उनमें से एक वीआईपी बोलता है कि खिलाड़ी 222 तो लंगड़ी हो चुकी है, आखिर वह कैसे खेलेगी। दूसरा वीआईपी बोलता है कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वे सब तय करते हैं कि वे बच्चे को भी ये खेल खिलवाएंगे। अब खेल शुरू हो जाती है। डर के मारे कोई भी आगे नहीं जा रहा था। जैक जूनी से कहता है कि हम दोनों एक साथ जाएंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जूनी कहती है पर बच्चे का क्या। जैक कहता है कि 20 मिनट में खेल खत्म हो जाएगी, तब तक ये अकेली रह लेगी, इसके बाद हम उसे लेने आ जाएंगे। तभी एक गार्ड उनसे कहता है कि समय खत्म होने के बाद पुल के इस पार जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा। जूनी कहती है एक बच्चा है, कोई खिलाड़ी नहीं है। गार्ड कहता है खेल में जो भी मौजूद है उसे खेल खेलना होगा। सियोंग को काफ़ी गुस्सा आता है। ऐसे ही 2 मिनट गुजर जाते हैं, कोई भी आगे नहीं जाता। तभी मिन्सू थैनोस के दोस्त के पास आता है। वो उसे ड्रग्स दिखाता है और कहता है कि तुम इसी को ढूंढ रहे हो ना। वो मिन्सू से वो लेने लगता है, लेकिन मिन्सू उसे पुल पर फेंक देता है, जिसे लेने के लिए वह पुल पर कूद पड़ता है। वह उस रस्सी से बचते हुए काफ़ी आगे आ जाता है। वो नीचे से लॉकेट उठाता है। वो जैसे ही उसे खोलता है वो खाली होता है। तभी रस्सी के हिलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। सब काफ़ी डर जाते हैं। जूनी सियोंग से कहती है आप प्लीज़ उसे अपने साथ ले जाइए। जूनी ही उसे अपनी जैकेट में लपेट के सियोंग को पकड़ा देती है। सियोंग कहता है मैं इसे वहाँ छोड़ने के बाद तुम्हें वापस लेने ज़रूर आऊँगा। सियोंग उसे लेकर पुल पर चढ़ जाता है। वो छलांग लगाते हुए उस रस्सी से बचते हुए आगे आ जाता है जहाँ आगे से पुल टूटा हुआ था। वहाँ से आगे जाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल था। वो मुश्किल से छलांग लगाकर पुल पार कर लेता है और पास हो जाता है। सब काफ़ी खुश होते हैं। सियोंग जूनी से कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वह बच्चे को साइड पर रखकर उसे लेने जाने लगता है, लेकिन वहाँ से दूसरे खिलाड़ी आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो वापस नहीं जा पाता। काफ़ी सारे खिलाड़ी पुल पर चढ़ जाते हैं और सब आगे बढ़ने लगते हैं। एक खिलाड़ी चैनो उसकी तरफ आ जाता है। जैसे ही दूसरा खिलाड़ी आगे आता है, खिलाड़ी चैनो उसे धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है। सियोंग उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। वह कहता है यही तो खेल है। और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाती है। एपिसोड 4 के स्टार्ट में खिलाड़ी चैनो आगे आने वाले खिलाड़ियों को नीचे गिरा रहा था। वो सियोंग से कहता है कि हम किसी को आगे नहीं आने देंगे और हम दोनों एक्स बटन दबा के और इनाम की रकम आपस में बांटकर यहाँ से चले जाएंगे। सियोंग कहता है बहुत हो गया, अब बस करो, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं मानता, जिस वजह से दूसरे खिलाड़ी आगे नहीं आ रहे थे। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे ही गिर के मर जाते हैं। अब सियोंग को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। वो खिलाड़ी डर के पीछे हो जाता है और सभी खिलाड़ी जो पुल पर होते हैं इस तरफ आ जाते हैं। अब दूसरे खिलाड़ी भी पुल पर चढ़ जाते हैं। यहाँ जैक जूनी से कहता है कि मेरे साथ चलो, मिलकर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जूनी उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कैट को क्यों मारा, उसने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई थी और तुमने उसे ही मार डाला। जैक कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर उसके साथ थी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैं बस तुम्हारे और बच्चे के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब जूनी उसे अपना पैर दिखाती है और कहती है कि अब क्या करोगे, उठाकर ले जाओगे। लेकिन जैक कोई जवाब नहीं देता। जूनी कहती है कि बच्चा सिर्फ मेरा है, तुम जैसे कमीने से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जिंदगी में हमें अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। जैक उसे छोड़कर चला जाता है। इस तरफ खिलाड़ी चैनो सियोंग को मारने लग जाता है, जिस वजह से खिलाड़ी आगे नहीं आ सकते। सियोंग उसकी आँख फोड़ देता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो मर जाता है और सब खिलाड़ी इस पार आ जाते हैं। जैक भी जूनी को छोड़कर इस तरफ आ जाता है और अब सिर्फ 1 मिनट रह जाता है। सियोंग जूनी को कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जूनी कहती है नहीं, आप यहाँ मत आइए। सियोंग कहता है कि हार मत मानो, हमारे पास अभी भी वक्त है, मैं वहाँ आता हूँ। जूनी कहती है अगर आप हार गए तो मेरे बच्चे का क्या होगा, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे, अगर आपको कुछ हो गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा। एक के वो पुल से नीचे छलांग लगा देती है और जूनी मर जाती है। खेल एंड होते ही सियोंग को काफ़ी दुख होता है। जैक भी रोने लग जाता है। यहाँ वीआईपी को फ्रंटमैन तय करते हैं कि इस बच्चे को अगली खेल में खिलाड़ी 222 बना देते हैं, यानी अब छोटे से बच्चे को भी खेल खिलवाई जाएगी। अब सब खिलाड़ी हॉल में वापस आते हैं। सियोंग काफ़ी टूटा हुआ था।
तब गार्ड्स वहाँ आकर उन्हें 5वें खेल का रिजल्ट बताते हैं। वो बताते हैं कि 5वें खेल में कुल 16 लोग खत्म हुए हैं और यहाँ 9 खिलाड़ी बचे हैं और इनाम की रकम 44.7 अरब हो चुकी है और अब हर खिलाड़ी को 4.96 अरब वॉन मिल सकते हैं। तब खिलाड़ी बोलते हैं कि तुम इनाम की रकम 9 लोगों में क्यों बांट रहे हो, हम तो सिर्फ 8 लोग हैं। वो बताते हैं कि आपके बीच खिलाड़ी नंबर 222 भी है। खिलाड़ी कहते ही वो तो मर चुकी है। गार्ड कहता है कि अब वो बच्चा खिलाड़ी 222 है। सियोंग को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन ये बात दूसरे खिलाड़ियों को नहीं अच्छी लगती। वो कहते हैं कि हम इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं और इस बच्चे को बिना कुछ किए ही ये पैसे क्यों मिल रहे हैं, इन पैसों पर हमारा हक है। वो कहते हैं कि इसकी माँ मर चुकी है तो इसे भी मरना होगा। वो सभी सियोंग के पास उस बच्चे को लेने जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि आपस में हाथापाई करना अब से बिल्कुल नहीं चलेगा। जिसके बाद उन सबको कपड़े दिए जाते हैं। यहाँ नाव पर अधिकारी हवांग अपनी टीम के साथ नक्शे पर उस द्वीप को ढूंढ रहा होता है। कप्तान एक जगह पर निशान लगाकर कहता है कि वो द्वीप यहाँ पर तो नहीं हो सकता, इसलिए हवांग कहता है तो सुबह होते ही हम दूसरी जगह ढूंढेंगे। दूसरी तरफ उसुक को देखते हैं जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। अधिकारी उससे पूछता है कि तुम उस कप्तान के घर करने क्या गए थे। उसुक कहता है कप्तान कोई आम इंसान नहीं है, वो एक गैंग का सदस्य है जो लोगों को एक द्वीप पर ले जाकर खेल खिलवा के मार देते हैं। वो एक मास्क और सूट पहनकर लोगों को मारता है, लेकिन अधिकारी उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि तुमने हमें पागल समझा हुआ है। तब एक अधिकारी कप्तान को कॉल करके बताता है कि आपके घर चोरी हुई है। कप्तान पूछता है कि चोरी क्या हुआ है। वो बताता है कि आपने जो कपड़े और पैसे ज़मीन में छुपाए थे। कप्तान चोर का नाम पूछता है तो अधिकारी उसुक का नाम बता देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसुक को उसकी सच्चाई का पता चल चुका है। उसुक अधिकारी से अपना मोबाइल मांगता है। अधिकारी उसे मोबाइल देता है तो उसुक मोबाइल लेकर भाग जाता है। वो अधिकारी हवांग को कॉल करता है और उसे बताता है कि कप्तान उनमें से ही एक है, मुझे उसके घर से वो मास्क और सूट मिला है। लेकिन तभी पुलिस आकर उससे मोबाइल पकड़ लेती है। कप्तान अपनी बंदूक लोड करके अधिकारी हवांग की टीम को मारने लगता है। हवांग भी ये देख लेता है। कप्तान ड्रोन ऑपरेटर को मारने वाला होता है कि तभी अधिकारी हवांग आके उसे गोली मार देता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें, तुमने मुझे क्यों बचाया। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। हवांग कहता है कि किसने दिया तुम्हें आदेश। वो कुछ नहीं बताता। हवांग उससे खेल वाले द्वीप का पूछता है, लेकिन वो मर जाता है। यहाँ खेल में सभी खिलाड़ियों को खाना दिया जाता है। सब इतने दिनों के बाद काफ़ी अच्छा खाना खा रहे थे। एक गार्ड बच्चे को दूध पिलाता है। गार्ड शूटिंग से पहले उन्हें अगली खेल के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि अगली खेल में कौन कौन ख़त्म होगा इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सब तय करेंगे कि खेल में किन तीनों को ख़त्म करना है तो फिर बाकी सभी खिलाड़ी खेल को पास कर लेंगे। फाइनल खेल को पार करने के लिए कम से कम 3 खिलाड़ियों को ख़त्म करना होगा। एक खिलाड़ी कहता है तो हम 3 से ज़्यादा खिलाड़ियों को भी ख़त्म कर सकते हैं। गार्ड्स कहते हैं हाँ, और बाकी सब खिलाड़ी इनाम की रकम लेकर यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद वोटिंग फिर से शुरू होती है। अब सबसे पहले सियोंग वोट करता है, फिर सभी खिलाड़ी वोट करते हैं। जैक इस बार वो दबा देता है। खिलाड़ी 222 अपना वोट नहीं दे सकती थी, इसलिए उसका वोट नहीं गिना जाता और इस बार भी खेल जारी रखने वालों की संख्या ज़्यादा थी। यानी कि अब कल फाइनल खेल है। सभी खिलाड़ी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन सियोंग काफ़ी डरा हुआ था। दूसरी तरफ नाव पर अधिकारी हवांग ड्रोन ऑपरेटर की पट्टी करता है। ड्रोन ऑपरेटर कहता है कि इतने बड़े इलाके में हम इस द्वीप को कैसे ढूंढें। तभी अधिकारी हवांग इस नक्शे को दिखता है जिस जगह कप्तान ने जाने से मना किया था। वो समझ जाता है कि ज़रूर वह द्वीप वही है पर होगा। इस तरफ न्यूल पार्क के साथ बाहर आ जाती है। वो दोनों एक नाव में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में लीडर वॉकी टॉकी पर न्यूल से कहता है कि तुम इस छोटी सी नाव पर कहाँ तक जाओगी, तभी अभी भी देर नहीं हुई है, इस खिलाड़ी को हमारे हवाले कर दो। न्यूल कहती है हमारा पीछा करना छोड़ दे। लीडर कहता है मुझे पता है कि वह खिलाड़ी पार्क यहाँ से अपनी बेटी के पास जाएगा। वो उसे धमकाता है और कहता है कि अब तो तुम वापस आओगी ना। न्यूल नाव को वापस द्वीप की तरफ मोड़ लेती है। वह वापस आकर पार्क से वापस जाने का बोलती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी खतरे में है, यहाँ से जाने के बाद पुलिस को कॉल करना। पार्क कहता है कि तुम मेरी बेटी को कैसे जानती हो।
लेकिन वो कुछ नहीं बताती और उससे कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। पार्क वहाँ से चला जाता है। इस नाव पर ट्रैकर लगा हुआ था। गार्ड्स लीडर को बताते हैं कि वो नाव फिर से वापस जा रही है, तो लीडर कहता है कि उन दोनों को मार डालो। दूसरी तरफ सभी खिलाड़ी तय करते हैं कि अगली खेल में हम सियोंग, मिनसू और इस बच्चे को ख़त्म कर देंगे और हम 6 के 6 लोग ये खेल जीत जाएंगे और हम ये पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए वे सब एक टीम बना लेते हैं, जिसके बाद वे सब सो जाते हैं। तब एक गार्ड वहाँ आकर सियोंग से कहता है कि तुम्हें फ्रंटमैन ने बुलाया है। वह उसे लेकर फ्रंटमैन के पास चला जाता है। सियोंग काफ़ी गुस्से में था। फ्रंटमैन उसे बैठने को बोलता है। वो उसे कहता है कि तुमने देखा है कि अगली खेल में वे सब तुमको और उस बच्चे को निशाना बनाएंगे। सियोंग कहता है कि तुम लोगों को तो इसी में मज़ा आता है। फ्रंटमैन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वह उसे एक चाकू देता है। वो कहता है कि चाकू तुम अपने पास रखो और ज़रूरत के वक्त उन राक्षसों से बच्चे की रक्षा करना। वो कहता है कि इतना खाना और शराब पीने के बाद वे सब काफ़ी गहरी नींद में सो रहे होंगे, तुम चाहो तो उन्हें अभी मार दो। सियोंग कहता है लेकिन तुम मुझसे एक सब क्यों कराना चाहते हो। तब फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है। वहाँ इनू को देखकर वो हैरान हो जाता है। फ्रंटमैन कहता है कि तुम्हारे दोस्त की मौत का काफ़ी अफसोस है मुझे। सियोंग को गुस्सा आता है। फ्रंटमैन कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो मार दो, लेकिन मेरे मरने के बाद भी यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मेरी जगह कोई और ले लेगा और कल की खेल होकर ही रहेगी। वो कहता है अगर तुम उन्हें अभी मार दो तो कल की खेल 2 खिलाड़ियों में नहीं खेली जा सकती, जिससे तुम और बच्चा दोनों बचकर यहाँ से जा सकते हो और नियमों के अनुसार ये खेल यही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसके पहले वे सब तुम दोनों को मारे, तुम सबको मार दो। तुम्हारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। सियोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहाँ से जाने लगता है। तब फ्रंटमैन उसे कहता है कि क्या तुम आज भी लोगों पर भरोसा करते हो। सियोंग के चेहरे पर काफ़ी निराशा होती है। यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाती है। एपिसोड 5 में सियोंग वो चाकू लेकर खिलाड़ी सो के पास जाता है और फ्रंटमैन भी उसे देख रहा होता है। उसे अपना अतीत याद आ जाता है, जहाँ पिछले फ्रंटमैन ने सियोंग की तरह उसे कहा था कि इसके पहले वे लोग तुम्हें मार दे, तुम इस चाकू से उन्हें मार डालो, और इन्होंने सभी खिलाड़ियों को मार दिया था। ये याद करके फ्रंटमैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर सियोंग उस खिलाड़ी को मारने लगता है, लेकिन तभी उसे साबियोक का दृष्टांत आता है। वह उसको कहती है कि ऐसा मत करे, आप ऐसे इंसान नहीं है। इस वजह से सियोंग रुक जाता है। फ्रंटमैन भी ये सब देख रहा होता है। इसके बाद हम न्यूल को देखते हैं, जो वापस खेल में आ जाती है और छिपते हुए लीडर के कमरे में आ जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। लीडर कहता है तो तुम अकेले आ गई, मैंने तुमसे कहा था कि इसे भी साथ लेकर आना। न्यूल कहती है कि मैं उसे नहीं ला पाई। लीडर कहता है कि अब तुम क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं खिलाड़ी 246 का रिकॉर्ड मिटाने आई हूँ, और वो लीडर से पार्क का रिकॉर्ड डिलीट करवा देती है। वो पूछती है कि बस यही रिकॉर्ड था। लीडर बताता है ये सारी फाइल्स एक हार्ड कॉपी में है, फ्रंटमैन के कमरे में है। वो कहता है कि तुम जानती हो कि फ्रंटमैन के अलावा वहाँ कोई नहीं जा सकता सिवाय मेरे। जिसके बाद वो लीडर को बंदूक दिखाकर फ्रंटमैन के कमरे में ले जाने लगती है, लेकिन तभी लीडर उस पर हमला कर देता है। वे दोनों लड़ते हुए लिफ्ट से बाहर आते हैं। लीडर उसे बहुत ज़ोर से मारता है, जिससे न्यूल की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। लीडर उससे कहता है कि तुम्हारा खिलाड़ी 246 से क्या रिश्ता है, मैं जान गया हूँ, तुम उसे पसंद करने लग गई हो क्या। न्यूल उसे कहती है कि अगर खिलाड़ी 246 मरा तो उसकी बेटी भी मर जाएगी। वो कहता है कि किसी और की औलाद के लिए इतना खतरा मोल लिया। न्यूल कहती है कि प्लीज़ उन्हें कुछ मत करना। लीडर कहता है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। वो चाकू से उसे मारने लगता है, लेकिन न्यूल उसे धक्का देकर उसी चाकू से उसे घोंप देती है। लेकिन लीडर उठकर उसके सर पर एक शीशे का ग्लास दे मारता है, जिससे न्यूल गिर जाती है और लीडर उसके पेट में चाकू गड़ा देता है। तभी वॉकी टॉकी पर गार्ड उससे कहते हैं कि हम नेक्स्ट खेल स्टार्ट करने वाले हैं, हमें आपके आदेश की ज़रूरत है। लीडर कहता है कि खेल स्टार्ट करो, मैं बस आ रहा हूँ। मौका पाकर न्यूल वहाँ से भागने लगती है, लेकिन लीडर उसे देख लेता है और चाकू लेकर उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी न्यूल लिफ्ट का दरवाज़ा खुलती है, वहाँ से बंदूक उठा लेती है और लीडर को गोली मारकर मार देती है। दूसरी तरफ अधिकारी हवा उस द्वीप को ढूंढ रहा होता है। तभी भी उसे रेडियो पर फ्रंटमैन की आवाज़ आती है। वो उससे कहता है कि वापस चलो यहाँ से। कहता है कि उस दिन मुझे बचाने की क्या ज़रूरत थी। फ्रंटमैन कहता है कि भूल जाओ इस खेल को, वरना इस बार तुम वाकई नहीं बचोगे। अब सुबह हो जाती है।
सभी खिलाड़ियों को खेल हॉल में ले जाया जाता है, जहाँ उनके सामने 3 बड़े बड़े टावर बने हुए थे, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। फिर उन सबको एक लिफ्ट से ऊपर भेजा जाता है और इस खेल का नाम है स्काई स्क्विड गेम। उन्हें खेल के नियम समझाए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि आपके सामने 2 टावर है और आपको बिना गिरे दोनों टावर को पार करना होगा, और अगले टावर तक जाने के लिए आप जिस टावर पर खड़े हैं उस पर आपको एक से अधिक खिलाड़ियों को नीचे धकेलना है, तब भी आप अगले राउंड पर जा सकेंगे। जो खिलाड़ी आखिर में यानी सर्कल टावर पर बाकी होंगे वे खेल जीत जाएंगे, और अगर समय से पहले आपने किसी भी खिलाड़ी को नीचे ना गिराया तो टावर पर मौजूद सभी लोग खत्म हो जाएंगे। तब भी उस टावर पर एक बटन निकल आता है जिसे दबाते ही खेल स्टार्ट हो जाती है और उन्हें 15 मिनट दिए जाते हैं। खिलाड़ी सो कहता है कि हम हर टावर पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी को ख़त्म करेंगे। एक खिलाड़ी कहता है कि हम वोटिंग करेंगे और किसको ख़त्म करना है ये तय करेंगे। हम पहले एक नाम तय करते हैं जिसे मारना है। वह सब इस चीज़ के लिए मान जाते हैं, लेकिन जैक कहता है कि मैं राज़ी नहीं हूँ। वो कहता है कि ये खेल 3 राउंड में खेला जाएगा, हमें हर एक कदम सोच समझ के उठाना होगा। खिलाड़ी कहते हैं कि इसमें और क्या सोचना। जैक कहता है कि देखकर लग रहा है कि खिलाड़ी 456 बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक खिलाड़ी कहता है कि अगर हम उसे धक्का मार के गिराने की धमकी दे तो वो ज़रूर बच्चे को छोड़ देगा। दूसरा खिलाड़ी कहता है कि पिछली खेल में वह बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया था और बच्चे को कभी खुद से अलग नहीं करेगा। दूसरा खिलाड़ी कहता है तो हम अभी ही इन दोनों को गिरा देते हैं, लेकिन वह खिलाड़ी कहता है कि यह खेल 3 राउंड की है और हर राउंड में सिर्फ एक ही खिलाड़ी ख़त्म होगा जिससे हम 6 लोग बच सकते हैं। जैक कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम किसी और कमज़ोर खिलाड़ी को ख़त्म करते हैं। वो मिंसू की तरफ इशारा करता है। वे सब इस पर सहमत हो जाते हैं। वे सब उसके पास जाते हैं, लेकिन कोई भी उसे नीचे नहीं गिरा रहा था क्योंकि उन्हें डर था कि वह उसे गिराते हुए खुद ही नीचे गिर सकते हैं, इसलिए कोई भी आगे नहीं जा रहा था। तभी जैक उस टावर से वो रॉड निकालकर उससे मिंसू को नीचे गिराता है और मिंसू मारा जाता है। वो रॉड भी उसके साथ नीचे गिर जाता है और वे ये राउंड जीत जाते हैं। जिसके बाद वे सब अगले टावर पर आ जाते हैं। अभी बटन नहीं दबाते। जैक कहता है कि पहले हमें बच्चे को सियोंग से अलग करना होगा। सब लोग कहते हैं कि हम अब खिलाड़ी 222 को ख़त्म करेंगे। जैक भी अपनी बेटी को मारने के लिए राज़ी हो जाता है। वे सब सियोंग के पास बच्चे को लेने जाते हैं। एक खिलाड़ी सियोंग से कहता है कि बस इस बच्चे को इस रोड पर लटका दो, लेकिन सियोंग नहीं मानता। इसी बीच एक खिलाड़ी बटन दबा देता है और अब उन्हें 15 मिनट में किसी एक खिलाड़ी को ख़त्म करना होगा। वो कहता है कि अगर ये बच्चा नहीं दे रहा तो दोनों को ही नीचे धक्के दे दो। वो खिलाड़ी सियोंग को गिराने लगता है, लेकिन सियोंग कहता है कि हिम्मत है तो गिरा दो मुझे, लेकिन हो सकता है कि अगले राउंड में ये सब तुम्हें ख़त्म कर दे। तुम मुझे मार रहे हो, वे सब तुम्हें मारने का सोच रहे हैं। ये सुनकर वो डर जाता है और पीछे हो जाता है। दूसरा खिलाड़ी उससे कहता है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं गिरा देता हूँ उन्हें। वह खिलाड़ी कहता है कि हमने इन दोनों को गिरा दिया तो अगले राउंड में हम में से किसी एक को ख़त्म होना पड़ेगा। बेवकूफ़ मत बनो। उस खिलाड़ी को गुस्सा आ जाता है और वह उससे लड़ने लगता है, लेकिन तभी जैक कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वे सब अपनी जैकेट्स उतारते हैं और एक दूसरे के साथ बांध लेते हैं और एक खिलाड़ी आगे सियोंग से बच्चे को लेने जाता है और वह सियोंग से बच्चे को छीनने लगता है। वे सब जोर लगाकर उसे खींचते हैं, लेकिन तभी सियोंग फ्रंटमैन के दिए हुए चाकू से उस जैकेट को काट देता है, जिससे सभी खिलाड़ी गिर जाते हैं और सियोंग उस खिलाड़ी को चाकू से पीछे करता है। तभी पीछे से जैक उस रॉड से उस खिलाड़ी को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो नाव पर वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे गार्ड्स आ जाते हैं और उसे रोकने के लिए उसकी नाव पर फायरिंग करने लगते हैं। पार्क किसी तरह उनसे बच के बंदूक उठाकर उन्हें गोली मारने लगता है। वो एक गार्ड को मार देता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और गार्ड्स उसके पास आ जाते हैं। वे उसे मारने लगते हैं, लेकिन पीछे से कोई उन दोनों को गोली मारकर मार देता है और वह अधिकारी हवांग था। इस तरफ जैक सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरे खिलाड़ी जैक से कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, बच्चे को ख़त्म करने का प्लान तुम्हारा था। जैक सबको बताता है कि ये बच्चा मेरा है और मैं सिर्फ इसे बचाना चाहता हूँ। वो सियोंग से कहता है कि अगर हम दोनों मिल जाए तो ये सब मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगले राउंड में किसे ख़त्म करना है ये भी हमारे हाथ में होगा। सियोंग को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। तभी दूसरे खिलाड़ी एक खिलाड़ी को मारने लग जाते हैं,
वे उसे काफ़ी मारते हैं, जिससे उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वे उनसे कहते हैं कि हम अगले राउंड में इसे ख़त्म करेंगे, लेकिन सियोंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है कि हम सब वोट करेंगे सिवाय बच्चे को छोड़ के। इस बात से उन्हें काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वे सियोंग को मारने लगते हैं, लेकिन सियोंग अपना चाकू उसके पेट में घुसा देता है। एक दूसरा खिलाड़ी जैक को मारने लग जाता है। जैक काफ़ी मुश्किल से उस खिलाड़ी को नीचे गिरा देता है। अब बस टावर पर सियोंग, जैक, बच्चा, वो घायल खिलाड़ी और खिलाड़ी सो रह जाते हैं। खिलाड़ी सो जैक से कहता है कि हम अगले राउंड में इसे ख़त्म कर देंगे और हम बच जाएंगे, लेकिन जैक कहता है कि अगर तुम भी मर जाओगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जैक उसे नीचे गिरा देता है और समय ख़त्म हो जाता है। तभी वो घायल खिलाड़ी खुद ही नीचे कूद जाता है। जैक काफ़ी परेशान हो जाता है और सियोंग काफ़ी डर जाता है। उसे लगता है कि वह अब बच्चे को ख़त्म कर देगा और इसके साथ एपिसोड 5 एंड हो जाती है। लास्ट एपिसोड में हम अधिकारी हवांग को देखते हैं, जो पार्क को चेक करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये भी एक खिलाड़ी था। हवांग उससे द्वीप का पूछता है, पार्क उस द्वीप का बता देता है। इस तरफ खेल में अब वे दोनों लास्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। सियोंग बच्चे को अच्छे से अपने साथ बांध लेता है। वह आगे जाने लगता है, लेकिन जैक उसका रास्ता रोक देता है और उसे कहता है कि बच्चा मुझे दे दो और तुम खुद वहीं पर रहो। सियोंग कहता है कि अगर मैं यही रुका तो अगले राउंड में तुम्हें खुद को ख़त्म करना होगा या फिर बच्चे को। जैक कहता है मैं जानता हूँ। सियोंग कहता है कि तुम इस बच्चे को ख़त्म कर दोगे। सियोंग कहता है कि मुझे उधर आने दो, तुम्हें और बच्चे को कुछ नहीं होगा। जैक कहता है तुम हमारे लिए अपनी जान दे दोगे। सियोंग कहता है कि मैंने वादा किया था कि मैं इस बच्चे को बचाऊंगा, लेकिन वो नहीं मानता और सियोंग को कहता है कि बच्चे को मुझे दे दो। अब 30 सेकंड रह गए थे पुल बंद होने में, इसलिए सियोंग बच्चे को नीचे रख देता है और खुद पीछे हो जाता है। जैक बच्चे को उठाकर उस तरफ ले जाता है। सियोंग वहां से चाकू लेकर पुल बंद होने से पहले अगले टावर पर छलांग लगा देता है। वे दोनों लड़ने लगते हैं। सियोंग जैक को काफ़ी मारता है। जैक बचकर भागकर बच्चे को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं बच्चे को नीचे फेंक दूंगा। सियोंग कहता है ऐसा मत करो। जैक कहता है कि चाकू नीचे फेंक दो और पीछे हट जाओ। सियोंग चाकू नीचे रखकर पीछे हट जाता है। जैक बच्चे को नीचे रखकर चाकू उठाकर सियोंग को मारने लगता है। वो सियोंग के हाथ पर चाकू मार देता है। सियोंग उसे पीछे करने लगता है, जिससे वे दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन सियोंग ने उस टावर को पकड़ लिया था और जैक ने उसकी जैकेट को पकड़ा हुआ था, जिससे वे दोनों बच जाते हैं। लेकिन तभी जैकेट फट जाती है और जैक नीचे गिर जाता है और वो मारा जाता है और सियोंग ऊपर आ जाता है। उन्होंने अभी बटन नहीं दबाया था, यानी अभी लास्ट राउंड बाकी है। दूसरी तरफ न्यूल इसी तरह उस कमरे में आ जाती है जहाँ सभी खिलाड़ियों का रिकॉर्ड रखा होता है। वह वहाँ पार्क की फाइल ढूंढती है। उसे पार्क की फाइल मिल जाती है। वह उस फाइल पर वाइन डालकर आग लगा देती है। उसे वहाँ पर गार्ड्स की फाइल भी मिलती है। वह अपनी फाइल देखती है जिसमें उसकी बेटी उसके साथ थी। ये देखकर वो काफ़ी भावुक हो जाती है। उधर नाव पर अधिकारी हवांग का दोस्त पार्क की पट्टी करता है। उससे कहता है कि मैंने कोस्ट गार्ड्स को बुला लिया है, वे 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। हवांग डाइविंग सूट पहनकर पानी में छलांग लगा देता है। उसके जाने के बाद वहाँ कोस्ट गार्ड्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रंटमैन को बताया जाता है कि एक समस्या हो गई है। फ्रंटमैन को पता चलता है कि कोस्ट गार्ड्स यहाँ आ रहे हैं। अब खेल में सियोंग बटन प्रेस कर देता है। सियोंग बच्चे को उठा कर गले से लगा लेता है, जिसके बाद वह बच्चे को नीचे रख देता है और कहता है कि हम रेस के घोड़े नहीं है, हम इंसान हैं। ये बोलकर वह नीचे छलांग लगा देता है और बताया जाता है कि खिलाड़ी 456 खत्म हो गया। यह खेल ओवर हो जाती है। ये देखकर सभी वीआईपी काफी हैरान हो जाते हैं। उधर गार्ड फ्रंटमैन को बताता है कि कोस्ट गार्ड्स द्वीप की तरफ पहुंच रहे हैं। फ्रंटमैन कहता है कि निकलने की तैयारी करो, जिसके बाद फ्रंटमैन बम का बटन प्रेस कर देता है और 30 मिनट में ये पूरा खेल क्षेत्र उड़ जाएगा। फ्रंटमैन वहां से चला जाता है। फ्रंटमैन सियोंग की लाश के पास आता है। उसे देखकर फ्रंटमैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह टावर पर आकर बच्चे को उठा लेता है। इस तरफ अधिकारी हवांग तैरकर उस द्वीप पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि यह जगह ब्लास्ट होने वाली है। वो जल्दी से आगे बढ़ने लगता है। वह उस कमरे में आ जाता है जहां सभी वीआईपी खेल देख रहे थे। उसे वहां सामने फ्रंटमैन दिख जाता है। शीशा तोड़ देता है। फ्रंटमैन वहां से जाने लगता है। कहता है इनू तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन इनू चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर सभी गार्ड्स एक जहाज में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, जिनमें न्यूल भी थी। इसके बाद हमें पूरा खेल क्षेत्र दिखाया जाता है जो सभी खिलाड़ियों के खून से सना हुआ था। फिर कैमरा सियोंग की तरफ घूम जाता है।
जिसने सबको बचाते बचाते अपनी जान दे दी। और तभी वहाँ बम ब्लास्ट हो जाता है। अधिकारी हवांग वहाँ से बाहर आ गया था और उसके सामने वह द्वीप ब्लास्ट हो जाता है और तब वहाँ पर कोस्ट गार्ड्स का जहाज़ भी आ जाता है, जिसका अब कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो सियोंग के घर जाता है, जहाँ सियोंग के खेल से जीते हुए पैसे रखे हुए थे, और सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम न्यूल को देखते हैं जिसका स्केच पार्क बना रहा था, लेकिन पार्क न्यूल को नहीं पहचानता। तभी वहाँ पर पार्क की बेटी आ जाती है जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ये देखकर न्यूल काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। गाड़ी में न्यूल को उस आदमी की कॉल आती है जिसे उसने अपनी बेटी को ढूंढने का काम दिया था। वो बताता है कि मुझे जानकारी मिली है कि तुम्हारी बेटी को चाइना में देखा गया है। जिसके बाद वो एयरपोर्ट पर चाइना जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम उसुक को देखते हैं जिसे कप्तान के घर चोरी करने के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया गया था। वो आज वह रिहा हो रहा है। अधिकारी हवांग और उसका दोस्त उसे लेने आते हैं। अधिकारी हवांग उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे पूछता है कि अब आगे क्या करने का इरादा है। वो कहता है कि अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं। हवांग बताता है कि सियोंग के अपार्टमेंट से सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। उसको कहता है कि कौन ले जा सकता है, हम दोनों के अलावा तो किसी को इस बारे में नहीं पता था। तो वो कहता है कि हो सकता है कि मिस्टर सियोंग जिंदा हो। हवांग कहता है कि उम्मीद है ऐसा ही हो। इसके बाद अपने घर जाता है जहाँ उसे वो बच्चा खिलाड़ी 222 के ड्रेस में मिलती है, जिसके ऊपर उसे एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। वो कार्ड लेकर बैंक जाता है। वो उस कार्ड का बैलेंस चेक करता है जिसमें 45.6 अरब वॉन मौजूद होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम अमेरिका का सीन देखते हैं जहाँ सियोंग की बेटी के घर फ्रंटमैन जाता है और उससे कहता है कि मैं सियोंग का दोस्त हूँ, ये बॉक्स आपके डैड ने आपको देने के लिए कहा है और मुझे अफसोस है कि आपके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये सब वह आपके लिए छोड़ गए हैं। ये सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो दरवाज़ा खोलकर बॉक्स ले लेती है। वह उसे खोलकर देखती है जिसमें खिलाड़ी 456 यानी वह उसके डैड का सूट था और साथ में एक क्रेडिट कार्ड भी था। यानी कि सियोंग के अपार्टमेंट से पैसे फ्रंटमैन ने ही लिए थे, जिस पर जाहिर ये है कि इसकी बेटी का ही हक था। फ्रंटमैन वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वह एक लेडी को देखता है जो एक आदमी के साथ दागची खेल रही होती है। यानी कि ये मौत का खेल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ और बस इसी के साथ ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।